Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। यूँ तो जुलाई के पहले हफ्ते से ही बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था, लेकिन तब तक ऐसा लगा नहीं था कि इस हद तक जाएगा कि तख्ता पलट हो जाएगा, एक प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन तेज हो रहा था और 31 जुलाई की बात है। 31 जुलाई की शाम को ढाका में अपने इंडिया के जो एम्बेसडर प्रणय वर्मा ये अपने ऑफिस में बैठे थे और तभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से इनको फ़ोन जाता है और कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आपसे मिलना चाहती हैं। हमारे एम्बेसडर प्रणय वर्मा सीधे इसके बाद पीएम हाउस पहुंचते हैं और वहाँ पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा तो था कि क्या हो रहा है देश में। तब शेख हसीना ने उन्हें कहा कि ये जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, और शुरुआत में तो ये स्टूडेंट्स का आंदोलन था, लेकिन अब इसमें कुछ और लोग, बाहरी लोग शामिल हो चुके हैं और आज नहीं तो कल वो ढाका की तरफ कूच करेंगे। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कूच करें, और मेरी अपनी इनपुट ये है कि मेरी जान को ख़तरा है और शायद वो मार भी दें, तो आप मदद कीजिए। प्रणय वर्मा ने उनकी ये बात सुनी और उसके बाद सीधे नई दिल्ली में ये मैसेज पास किया और कहा कि यहाँ के ये हालात हैं। अब उस वक्त सिचुएशन ये था कि लगभग जितने स्टूडेंट्स यूनियन थे उन्होंने ढाका कूच का ऐलान कर दिया था। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकर, चिटगांव और इधर उधर जितने भी स्टूडेंट्स थे, और बाकायदा ये कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स घर पे ना बैठें, सड़क पर उतरें, इस तरह के ऐलान हो चुके थे। तब ये स्टूडेंट सड़क पर आ जाए। 31 जुलाई की बात है, जिस दिन एम्बेसडर को शेख हसीना ने कहा मेरी जान को ख़तरा है, उसी दिन फिर मीटिंग हुई कि क्या किया जाए। तो कहा गया कि 3 दिन का आप पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दीजिए ताकि कम से कम लोग घरों में रहें, स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद हो। तो 3 दिन का पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आंदोलन थमा नहीं, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ चुके थे। तब इसी वक्त में फिर पुलिस के ऊपर भी हमला हो रहा था। शेख हसीना ने अपने आर्मी चीफ को बुलाया और उनसे कहा कि आप इस मामले में जो है सेना को अब मैदान पर उतार दें। अब सेना को मैदान में उतारने का मतलब जो था वो ये था कि तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि सेना आमतौर पर तभी उतरती है फील्ड में जब हालात काबू से बाहर हो जाए। लेकिन यहाँ वक़ारुज़्ज़मा थे आर्मी के चीफ, जो जून में ही बने थे, और वक़ारुज़्ज़मा जो आर्मी के चीफ हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो शेख हसीना के रिश्तेदार न होते तो बांग्लादेश आर्मी के चीफ नहीं होते। वो शेख हसीना की फूफी ज़ात बहन यानी कज़न के हस्बैंड हैं। तो अगर वक़ारुज़्ज़मा उम्र में छोटे होते, शेख हसीना थे, तो शेख हसीना उन्हें, मतलब शेख हसीना छोटी होती तो वो उनको जीजा कहती, क्योंकि उनकी कज़न के हस्बैंड है वो, तब उनकी बुआ की बेटी। तो अब वो रिश्तेदार हैं और इसीलिए कहा जाता है कि उनको बांग्लादेश की आर्मी का चीफ बनाया। अब जब रिश्तेदार हैं तो शेख हसीना को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो उन्होंने कहा कि आप आर्मी को मैदान में उतार दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम उतार तो देते हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आर्मी का इस्तेमाल गलत होगा। इधर इनपुट ये आया कि तमाम आंदोलनकारी अब पीएम हाउस, पार्लियामेंट हाउस, वहाँ की इन सब की तरफ कूच करेंगे। इधर जब नई दिल्ली को खबर दी गई तो अब नई दिल्ली, भारत सरकार, मतलब उनका ये था कि देखिए इस वक्त हम आपके इंटरनल मैटर पर दखल नहीं दे सकते, इससे इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज कुछ और जाएगा, और दूसरा हम आंदोलन को रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनल मैटर है। लेकिन हाँ, जो आपकी जान को ख़तरा है उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, और वो ऐसे कि आप ढाका से दिल्ली आ जाइए, इंडिया आ जाइए, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये बात 31 जुलाई की है। उसके बाद 1, 2, 3 फिर 4 अगस्त आ गई, और 4 अगस्त को जो तमाम लोग वो ढाका की सड़कों पर। अब उसके बाद खबर ये थी कि अब सीधे पीएम हाउस और पार्लियामेंट हाउस पे हज़ारों लाखों की भीड़
धावा बोलने वाली है, जान को खतरा है। और ये अब आंदोलन जो है ये छात्रों से निकल कर कहीं और तरफ चला गया, जिसमें जमात इस्लामी भी है, उनका स्टूडेंट विंग भी है जो पहले से था, तो कुछ भी हो सकता है। तब शेख हसीना ने उस दिन मंडे को सबसे पहले इस वक़ारुज़्ज़मा आर्मी चीफ से ये कहा कि ठीक है, मैं जैसा भारत सरकार ने कहा मैं इंडिया जाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। शुरू में शेख हसीना रिज़ाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा ने समझाया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं राष्ट्र के नाम एक संदेश देना चाहती हूँ, मतलब वहाँ के नेशनल टीवी पे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नेशनल टीवी पे अपना आखिरी संदेश देंगे तो इससे भी माहौल बिगड़ सकता है, तो इसलिए आप खामोशी से निकल दीजिए और पता भी नहीं चले, क्योंकि अगर आपने संदेश दिया और फिर युवा के उसके बाद जा रही हैं तो पता नहीं क्या हो। संदेश देने का काम मैं कर लूँगा, आप यहाँ से निकलिए, 40 मिनट का वक्त है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप अपने बैग में रखिए और हम आपको सेफ पैसेज देते हैं। और जो वक़ारुज़्ज़मा है आर्मी चीफ बांग्लादेश के, उनका इंडिया के साथ भी अच्छा अपना है, इंडियन आर्मी के साथ भी अच्छा रिलेशन है। तो फिर शेख हसीना को आखिर में राष्ट्र के नाम संबोधन करने भी नहीं दिया गया और उनको दिया गया कुल मौका 40 मिनट, और 40 मिनट के अंदर वो सोमवार को ढाका से दिल्ली पहुंच जाती हैं। शेख हसीना को कुर्सी से नीचे उतारने, तख्ता पलट करने और बांग्लादेश के इतिहास में हाल के वक्त में एक आम स्टूडेंट्स के मूवमेंट के दौरान किसी सरकार को हिलाने की ये पहली घटना थी। और इसकी शुरुआत, अब तो लाखों चेहरे हैं, 3 नाम से हुई थी। वो 3 स्टूडेंट्स, और तीनों स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी के, और ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उनकी सत्ता गई, हुकूमत गई, और बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक नई सरकार बनी है। नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार, ये हैं वो 3 छात्र, 3 स्टूडेंट्स ढाका यूनिवर्सिटी के, और 3 चेहरे जिन्होंने बांग्लादेश में एक पूरी सरकार हिला कर रख दी। कैसे? 3 स्टूडेंट्स, और यही वो 3 स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को उस पर भी शामिल किया गया है जो मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार बनी है, जिसमें वकील हैं, जज है, पत्रकार हैं, साइंटिस्ट है, स्टूडेंट्स लीडर है। तो ये हुआ कैसे? अगर शेख हसीना ने 1-2 गलती न की होती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने गलती की और फिर गलतियों पे गलतियां की। इन तीनों स्टूडेंट्स की कहानी ये है कि नाहिद इस्लाम, ये भी ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आसिफ महमूद, ये भी ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और अबू बकर मजूमदार, ये भी ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। लेकिन इन 3 में भी जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया इस आंदोलन का, उसका नाम है नाहिद इस्लाम। और उसकी वजह है, जब कोर्ट पे ये मामला गया कि उस वक्त के जो सैनिक थे, जो आर्मी के लोग थे रिसेंट ऑफ 71 में, उनके बच्चों को अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उसके बाद वहाँ की हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर शेख हसीना पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रद्द नहीं होगा। हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। स्टूडेंट्स में अब बगावत शुरू। सुनवाई की तारीख दी थी 7 अगस्त, लेकिन स्टूडेंट 7 अगस्त तक का इंतजार करने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 7 को, लेकिन सब कुछ 4 को हो गया। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इस कॉलेज से ही हुआ और यूनिवर्सिटी से हुआ कि भैया हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, 30% उधर दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। और इस वक्त बांग्लादेश में सरकारी नौकरी पाने वालों की तादाद बहुत से ज़्यादा है। तो ढाका यूनिवर्सिटी से इस आंदोलन की शुरुआत की नाहिद इस्लाम ने। नाहिद इस्लाम ने कहा कि ये गलत है, और इसको लेकर उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन शुरू किया। और तब तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन चला जैसे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो करते हैं वो होता है। लेकिन 20 जुलाई को शेख हसीना ने गलती कर दी। उन्होंने 20 जुलाई को ये पता किया कि इस आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसका ऑर्गेनाइज़र कौन है, संयोजक कौन है। तो 3 नाम आए थे, एक नाहिद इस्लाम का नाम, एक आसिफ महमूद का नाम, और एक अबू बकर मजूमदार का नाम। इन तीनों को 20 जुलाई को अलग अलग जगहों से बांग्लादेश की पुलिस ने उठा लिया, और उठाने के बाद इन्हें ले गई। अब बाकी स्टूडेंट्स अपने लीडर को ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ गए, खासतौर पर नाहिद इस्लाम को। अब नाहिद इस्लाम का कुछ पता नहीं। पुलिस से पूछा गया, पुलिस ने कहा नहीं, हमने तो कोई उठाया नहीं है। अब इसके बाद
अचानक जब नाहिद इस्लाम को उठाया जा रहा था, किसी ने मोबाइल के कैमरे से शूट कर लिया था और उस कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ था कि कुछ वर्दी वाले लोग, यानी ढाका की जो पुलिस की वर्दी है, वो नाहिद इस्लाम को लेकर एक गाड़ी में जा रहे हैं। जैसे ही ये विजुअल आए सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, स्टूडेंट ने कर दिया। अब कहा कि झूठ बोल रहे हो। सरकार ने भी उधर कहा कि हमें पता नहीं था, गृह मंत्रालय ने कहा हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ सबूत सोशल मीडिया, आपको पता आजकल कैसा हथियार है। अब ये हो गया कि पुलिस झूठ बोल रही है। स्टूडेंट्स को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो फिर उन्होंने कहा कि उनको छोड़ा जाए। अब जब ये प्रेशर बना तो उसके बाद एक रोज़ अगले ही दिन, ये बात है 20 जुलाई की, 21 जुलाई को नाहिद अंसारी ढाका में ही एक पुल के नीचे नाली किनारे बेहोश हालत में पड़ा मिला और उसके पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म के निशान, मतलब लोहे के रॉड और किस किस चीज़ों से पीटा गया एक स्टूडेंट्स लीडर को, और घायल बुरी तरीके से। उसको अगले दिन जब देखा लोगों ने, उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अस्पताल में इलाज चल रहा है, 5वां दिन गुजरा और 26 जुलाई को फिर नाहिद को पुलिस उठा लेती है अस्पताल पहुंचकर, और इस बार कहती है कि नहीं, क्योंकि पिछला मालूम था, पोल खुल गया सोशल मीडिया पे उठाते हुए कि नाहिद अंसारी को ख़तरा है दूसरे स्टूडेंट्स के धड़े से, इसलिए हम उसकी हिफाजत के लिए ले जा रहे हैं, और वो उसको उठाकर ले गए। इधर सेम आसिफ महमूद के साथ हुआ। आसिफ महमूद भी ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स और लगातार आंदोलन में शामिल। 27 जुलाई को आसिफ को भी उठा लिया। वहाँ की डिटेक्टिव एक एजेंसी है, डिटेक्टिव ब्रांच, ढाका पुलिस की ही एक विंग है, उठा लिया, उसका ले गए। फैमिली ने मिलने की इजाज़त मांगी, उन्होंने फैमिली को मना कर दिया, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको भी मना कर दिया। फिर 29 जुलाई को इजाज़त दी कि आप मिल सकते हो, और उसके साथ भी वही बुरी तरह मारपीट। इस बीच जो तीसरा स्टूडेंट था अबू बकर मजूमदार, इसको भी 20 जुलाई को ही उठाया गया, और उठाने के बाद इसकी भी पिटाई की गई, और उसके बाद फिर इसको बल्कि 19 जुलाई को ही उठा लिया गया था, एक दिन पहले नाहिद से, और फिर पिटाई विटाई की गई। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, फिर अस्पताल से भी निकाल कर ले जाया गया। अब ये सब कुछ हुआ और ये तीनों अभी पिट रहे हैं और अस्पताल में और पुलिस के कब्ज़े में हैं। और इसी दौरान एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैसेज जारी होता है। वो वीडियो मैसेज इन्हीं तीनों की तरफ से जारी हुआ, नाहिद इस्लाम, इसके अलावा आसिफ और अबू बकर। और ये वीडियो मैसेज जो था उसमें तमाम छात्रों से अपील की गई कि अब इस आंदोलन को बंद कर दो। कोर्ट में हमारा मामला है, सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को फैसला सुनाएगा, तो अब इसलिए इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए, अपने अपने घर जाइए। अब उधर स्टूडेंट्स को लगा कि ये क्या मामला है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि यार हम तो आंदोलन कर रहे हैं इस आरक्षण के खिलाफ, और हमारा नेता ही जो है वो कह रहा है कि आंदोलन बंद कर दो। लेकिन इस बीच कई स्टूडेंट्स को शक हुआ कि शायद ये जबरन कहा गया, और उसका चेहरा ही दिखाया जा रहा है, बाकी बॉडी तो थी नहीं, चेहरा भी सूजा हुआ। अब उन्होंने उन तीनों की रिहाई की मांग की। अब स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में हो गए कि ढाका पुलिस और सरकार, शेख हसीना को भी लगा कि अब मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्टूडेंट्स को रिहा कर दो। अब जब तीनों को रिहा किया, यहाँ दूसरी गलती थी, जब रिहा किया गया और वो तीनों सामने आए, और उनकी ख़ास तौर पर जब नाहिद इस्लाम की एक तस्वीर वहाँ के सोशल मीडिया और मीडिया में जब आई, तो लोगों को आंसू भी आ गए और गुस्सा भी आ गया। पूरा जिस्म ज़ख्मी, शरीर पर कपड़ा नहीं। और फिर उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी लिखी और कहा कि कैसे मुझे 20 जुलाई को ले जाया गया और लोहे के रॉड से मुझे तब तक पीटा गया, मुझे तब तक ही याद है जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शन दिया और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। बस इतना याद है कि कुछ वो मुझसे जब होश में थे तो कुछ रिकॉर्ड करवा रहे थे इंजेक्शन देने के बाद। यही बात उनके दोनों बाकी साथियों ने कहा, क्या मैं पीटा गया, आसिफ महमूद ने भी कहा और तीसरे ने भी कहा, और हमसे जबरन कुछ रिकॉर्ड करवाया गया, अबू बकर ने भी कहा। अब जब उनकी बात सच आई और उन्होंने कहा हमने कभी आंदोलन ख़त्म करने के लिए नहीं कहा, और ख़ास तौर पर जब नाहिद इस्लाम की तस्वीर सामने आई तो छात्रों का गुस्सा साथ में आसमान था। इसके बाद तो उन्होंने ढाका पुलिस के ऊपर, आपको याद होगा 3 जुलाई की वो तारीख़ थी जब करीब 100 लोगों की मौत हुई थी, और उन 100 लोगों में से 19 पुलिस वाले भी थे। और इन पुलिस वालों पर गुस्सा इसीलिए टूटा था क्योंकि
इन तीनों की जो तस्वीरें आई थी पुलिस टॉर्चर की, उसने तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भी गुस्सा दिला दिया और कहा कि ये क्या सरकार है जो जुल्म कर रही है छात्रों पर। और उसके बाद वो हिंसक हो गए। इस दौरान जब बाहर आए तो नाहिद इस्लाम ने फिर एक बयान जारी किया और उसने इस बयान में कहा था कि अपने बयान में कि अब तक हम लाठी और हाथों से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ज़रूरी हुआ तो ये हाथ हथियार भी उठा सकते हैं और अब शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और अगर वो पद पर रहती हैं तो फिर खूनी जंग होगी। ये बयान था और इस बयान ने इस आंदोलन को और हवा दे दी। इसके बाद 3 जुलाई को हुआ वो आप सबको पता है। और इसी बीच में जब ये हिंसा हुई तो उसी बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर आंदोलन में अपनी रोटियां सेकते हैं और उनमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे और उनमें ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट्स विंग, वो भी कूद गया। उन लोगों ने ज़्यादा हिंसा की बनिस्बत स्टूडेंट्स के मुकाबले और इसी की वजह से अभी तक हालांकि ऑफिशियल फिगर कहते हैं कि 300 के करीब जाने गई हैं, लेकिन जो बांग्लादेश के लोग हैं, बहुत सारे अपने क्राइम फैमिली के जो मेंबर हैं, वो जो भेजते हैं और वो बताते हैं मेल में, उनका कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स लीडर को शेख हसीना ना उठाती, पुलिस उन्हें ना पीटती, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं आती, तो शायद ये आंदोलन अभी चलता रहता कम से कम 7 अगस्त तक, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन ये आंदोलन इसलिए हिंसक हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स लीडर के साथ जो ज्यादती की गई उसने पूरे बांग्लादेश को सुलगा दिया। तो आज जब नई सरकार आ गई है तो अब यही कहा जाता है कि बांग्लादेश के इस आंदोलन के सिर्फ 3 चेहरे हैं, वही ये 3 चेहरे जो मैंने आपको अभी दिखाया। एक नाहिद इस्लाम, दूसरा आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। अब इस कहानी से एक नसीहत मिलती है, वो ये जो कहते हैं ना कि एक चिंगारी एक आंदोलन को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। 3 मामूली स्टूडेंट्स, वहाँ के आप विपक्ष की देखिए लड़ाई चलती रहती है, खालिदा जिया और शेख हसीना में तो पुरानी दुश्मनी अदावत है, कहानी सुनाई आपको। हर देश में पॉलिटिकल पार्टी में एक दूसरे की दुश्मनी है, लेकिन आम 3 लोग, 3 स्टूडेंट्स, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया और वो आंदोलन ऐसा पहुंचा कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा और आज वो दर बदर हैं, अभी इंडिया में है, अब बाकी किस देश में जाएंगी पता नहीं। तो ये थे वो 3 चेहरे, वो 3 नाम जिन्होंने बांग्लादेश की पूरी सरकार को हिला दिया, सत्ता बदल कर रख दी। और अब मोहम्मद यूनुस को इस नए सरकार का कार्यभार संभालने के लिए असल में इन्हीं तीनों ने रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि आप आइए, क्योंकि हमें पॉलिटिशियन पर भरोसा नहीं है। और जो सरकार बनाई है कल मोहम्मद यूनुस ने, उसमें ज़्यादातर यही लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, लॉयर हैं, कुछ जज हैं और ये स्टूडेंट्स लीडर हैं। और इनके सहारे ये अब बांग्लादेश के आने वाले दिनों में बाकी चीज़ें होंगी। और अच्छी खबर बांग्लादेश से एक ये है कि 15-20 दिनों से या उससे पहले से बांग्लादेश, जिसकी सबसे ज़्यादा, जो बांग्लादेश के पास पैसे आते हैं, जो एक्सपोर्ट होता है, वो बांग्लादेश के कपड़े हैं और कपड़ों के मिल हैं, कारखाने हैं, वो बंद थे। अब बांग्लादेश के तमाम कपड़ों के जो मिल हैं वो चालू हो चुके हैं और जब मिल चालू हो जाते हैं तो बांग्लादेश में कहा जाता है कि इसका मतलब है कि अब सब कुछ कूल है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। लिलिया, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे लिलिया। लिलिया अल्जीरिया की है बट फ्रांस में रहती है और एक साइंटिस्ट है। और प्रियंका मौर्य जिन्हें भेजा उनकी दोस्त हैं और शायद नवंबर में लिलिया इंडिया भी आ रही हैं, तो हैप्पी बर्थडे लिलिया। शारदा तिवारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शारदा जी। और ये अमित तिवारी जी की वाइफ हैं और साथ ही अनिल जी और प्रमिला जी, इसके अलावा अनिका एंड आयुष, इन्होंने भेजा है। मंजू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मंजू। और ये मुकेश जागीर जी की वाइफ हैं। संकल्प का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संकल्प, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और ये महेश गोसावी जी ने भेजा पुणे से। और संकल्प, आप लकी हो। वो कहते हैं हम लोग कि अगर कोई फादर, पिता, बाप अपने बेटे की तारीफ़ करे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो संकल्प, तुम्हारे फादर ने बड़ी तारीफ़ की है तुम्हारे पिताजी ने कि अब तुम बहुत समझदार हो गए हो। तो बस इसी तरह समझदार रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो।
रोहित छाबरा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित। और ये भेजा है प्रबुद्ध वशिष्ठ ने बरेली से। तो आज की कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।